हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। देखो, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो इसका अगला चैप्टर है। ठीक, देखो इससे पहले ना तुमने जितने भी इसके चैप्टर हैं वो पढ़े हैं ना पढ़े हैं उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन हमें इतना समझना है कि अगर हम इस चैप्टर को फोकस से पढ़ रहे हैं, हमें इस पूरे चैप्टर पे ध्यान देके चलना है। सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर की बात यह है कि सबसे पहले मैं तुम्हें जितने भी नोट्स हैं सारे सारे पढ़ाऊंगा और फिर बीच में बताता रहूंगा कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हल्के बहुत चेंज होंगे, उसको देखते हुए चलना। ठीक, और जैसे ही पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाती है तुम्हें इस पूरे की पूरी नोट्स को एक बार ढंग से पढ़ना है। ठीक, और उसको याद कर लेना है ताकि तुम एग्जाम में अपने आंसर लिख पाओ। अब सुनो, हम बात करते हैं, हमारा चैप्टर का नाम है उत्पादन तथा लागत। ठीक, हमें पहले समझना भाई उत्पादन का मतलब क्या होता है। हम जब भी किसी भी चीज को बनाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं उत्पादन। लागत का मतलब क्या होता है, उस चीज को बनाने में जितने रुपए हमारे खर्च हुए हैं उसको बोलते हैं लागत। ठीक, तो उत्पादन का मतलब क्या होता है कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों आगतों का मतलब जो सामान हमने लगाया है। ठीक है, जो सामान हमने लगाया है उस सामान को बनाने के लिए उसी को बोलते हैं। ठीक, और निर्गत निर्गत का मतलब जो सामान बन के निकल गया है, जो सामान लगाया उस सामान को बना के जो मैंने निकाला उसे बोलते हैं। ठीक, अब सुनो, जैसे मान लो कि अब मैं ऐसा करता हूँ, मुझे बनाना है ब्रेड। तो ब्रेड बनाने के लिए मुझे आटा चाहिए, दूध चाहिए, ब्रेड मतलब अंडे चाहिए। तो जो जो चीज़ मेरे को ब्रेड बनाने के लिए चाहिए उसे हम बोलेंगे आगत, और जो निकल के आ गया उसको बोलते हैं निर्गत। ठीक, तो मैं परिवर्तित किया जाता है। तो पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या है, उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसमें आगत और निर्गत, ठीक है, कहने के द्वारा आगत को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम बोलते हैं उत्पादन। ठीक है, तो अगली बात करते हैं उत्पादन लागत क्या होती है। कि आगत को प्राप्त करने के लिए एक फर्म को उनके लिए कुछ देना पड़ता है। ठीक है, इसे उत्पादन का लागत कहते हैं। सिंपल सी बात मेरे पास ये है कि अगर मैं किसी चीज को बना रहा हूँ, उस चीज को बनाने में जो मेरा खर्चा आएगा, ठीक है, जो सामान मैं लगाऊंगा उसे हम क्या बोलेंगे, उत्पादन लागत बोलते हैं। ठीक, अगली बात करते हैं उत्पादन फलन का मतलब क्या होता है। देखो, अगर बात करें उत्पादन फलन तो इसका सिंपली मतलब होता है कि जब हम उत्पादन करते हैं उनमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो पहला मेरे पास है लेबर, दूसरा मेरे पास है कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ जो मेरे पास बातें पड़ रही है ना, ठीक, जो लेबर है और दूसरे पास क्या पूंजी, इसको बोलते हैं कैसे कैपिटल है। जब भी हम इन सब का यूज करके जितना ज्यादा अधिकतम से अधिकतम उत्पादन कर सके हम उसी को क्या बोलते हैं, उत्पादन फलन। तो सिंपल सा मेरे पास मतलब क्या है, एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए जाने वाले आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य के संबंध को दर्शाता है। अगर इसको बहुत आसान सी भाषा में बोले तो उत्पादन फलन का अर्थ ये होता है कि उत्पादन के आगतों और निर्गत के बीच में संबंध। ठीक, उसी को हम बोलते हैं उत्पादन फलन। अब सुनो, उत्पादन के कारक के बारे में बात करते हैं कि उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं। किसी भी चीज को उत्पादन करने में किसी भी चीज का उत्पादन करने में जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, जिन आगतों को उपयोग में लिया जाता है, ठीक है, हम उसे बोलते हैं उत्पादन के कारक। ठीक, इन बातों को ध्यान रखे चलना है। इसमें चार चीज होती हैं, एक है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये चार चीज मेरे पास है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसे हिंदी में कहते हैं हम श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम। ठीक है, श्रम, श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम। तो इन बातों को देखे चलना होता है हमें। ठीक, अगली बात करते हैं उत्पादन के कारकों का वर्गीकरण। तो उत्पादन के कारक में क्या क्या आते हैं, दो कारक है, पहले बोलते हैं स्थिर कारक, दूसरे बोलते हैं परिवर्ती कारक। स्थिर कारक का मतलब क्या होता है और परिवर्ती कारक का मतलब क्या होता है। अब उत्पादन के स्थिर कारक का मतलब होता है जिसको तुम एक साल के अंदर चेंज नहीं कर सकते। ठीक, तो उत्पादन के स्थिर कारक क्या होते हैं, उत्पादन के स्थिर कारक वे कारक होते हैं जिनका उत्पादन के दौरान परिवर्तित करना संभव नहीं है। ठीक है, तो जैसे वैसे ही दूसरी बात करते हैं परिवर्ती कारक। ठीक, परिवर्ती कारक का मतलब है जिसको हम उत्पादन के दौरान परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात ध्यान रख के चलनी है कि स्थिर कारक का मतलब क्या है। स्थिर कारक का सीधा संबंध अल्पकाल की अवधारणा से है। ठीक है, अल्पकाल की अवधारणा से कैसे, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम जिन चीजों को एक साल के अंदर अंदर चेंज कर सकते हो हम उसे बोलेंगे परिवर्ती कारक, और जिसको एक साल के अंदर अंदर चेंज नहीं कर सकते हम उसको बोलते हैं स्थिर कारक। ठीक, इतना याद रख के चलना है। अगली बात करते हैं अल्पकाल तथा दीर्घकाल। देखो, अल्पकाल मेरे पास समय की वो अवधि होती है जिसमें एक परिवर्ती कारक और एक स्थिर कारक होता है। ठीक, इतना याद रख के चलना है। और दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल समय की वो अवधि है जहां पर कोई भी स्थिर कारक नहीं होता है। ठीक है, जहां पर क्या कोई भी स्थिर कारक नहीं होगा। अब सुनो, अगली बात करते हैं कि कुल उत्पादन क्या होता है
औसत उत्पादन क्या होता है और सीमांत उत्पादन क्या होता है। कुल उत्पादन का मतलब है कि हमने अपने संसाधनों का उपयोग कर कर एक साल में हमने जितना भी संसाधनों का उत्पादन किया है हम उसको बोलते हैं कुल उत्पादन। दूसरे की बात करते हैं औसत उत्पादन। तो औसत उत्पादन क्या होता है कि मैंने जितना पर लेबर के हिसाब से हर एक लेबर के ऊपर मैंने जितना भी उत्पादन बनाया है उसे हम क्या बोलेंगे, औसत उत्पादन। ठीक है, जैसे मान लो कि भाई एक लेबर मेरे पास सामान बनाता है 100 यूनिट बनाता है, 100 यूनिट बनाता है, चलो मान लो 100 शर्ट बनाता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसे अगर जो 10 लेबर है वो कितना बनाएंगे, 1000 बना लेंगे मान लो। ठीक है, 1000 शर्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो एक लेबर ने जितना भी बनाया है हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलते हैं औसत उत्पादन। ठीक, अगली बात करते हैं सीमांत उत्पादन क्या होता है। तो प्रति इकाई लेबर के बढ़ाने के बाद, प्रति इकाई लेबर की बढ़ाने के बाद, ये फिर मान लो कि प्रति इकाई परिवर्ती कारक को बढ़ाने के बाद जितना भी मेरे पास उत्पादन में वृद्धि होती है हम उसे कहते हैं सीमांत उत्पाद कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास मान लो कि क्वांटिटी ऑफ लेबर है और ये मेरे पास आउटपुट है। ठीक है, तो जब मेरे पास 0 लेबर था तो आउटपुट 0 था। जब मैंने एक लेबर बढ़ाया तो आउटपुट मान लो हो गया 10। ठीक है, जब मैंने एक लेबर और बढ़ा दिया ये मान लो मेरे पास हो गया 18। ठीक है, और जब मैंने एक और बढ़ाया, ठीक है चलो मैं कह दूं मेरे पास हो गया 27, ऐसा हो गया। तो हर बार कितना कितना बढ़ रहा है। ठीक, ये सब बढ़ गया 8 बढ़ गया, ये कितना बढ़, ये 18। ठीक है, और मेरे पास है 2, 20 और ये बच गया मेरे पास मान लो 9। ठीक है, इतना बढ़ गया। तो हर एक इकाई को बढ़ाने पर, हर एक इकाई को बढ़ाने पर, लेबर की एक इकाई को बढ़ाने पर जितना मेरे पास बढ़ा है, ठीक, हम क्या बोलेंगे उसको सीमांत उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, तो अब हम इन सबका ना आकलन निकालते हैं। मेरे पास 13। ठीक है, एक टेबल समझना है और मैं तुम्हें सबसे पहले बता रहा हूँ इसका एक टेबल का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, उस टेबल के क्वेश्चन के अंदर होता क्या है ये वाली बात सुनो। जैसे मान लो तुम्हारे पास ना टीपी होगा, ठीक है, एपी होगा और एमपी होगा, ये तीन चीज होगी। तो तुम्हें ना कहीं की जगह खाली छोड़ दिया, जैसे मान लो यहाँ खाली छोड़ दिया, यहाँ खाली छोड़ दिया, यहाँ खाली छोड़ दिया, इस तरीके से होता है। ठीक, अब सुनो, तो मैं बात करता हूँ मेरे पास पहले क्या है, लेबर की इकाई यहाँ पे। ठीक है, जब मेरे पास लेबर 0 था, ये भी 0 है। ठीक है, ये सब क्या 0 0 है। ठीक, लेकिन जैसे मैंने लेबर को 1 बढ़ाया ये कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, औसत कितना हो जाएगा, देखो औसत निकालने के लिए जो मेरे पास इकाई है, इकाई को इस नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड 1 इज इक्वल टू 10 है। ठीक, और सीमा निकालने के लिए पीछे वाला माइनस कर दो, इस वाले में से जिसके पीछे है, उसको माइनस करो। ठीक, चलो मैं तुम्हारे पास जो औसत तक बताता हूँ पहले क्या क्या होता है। दूसरे पे क्या हुआ, जो मेरे पास कुल उत्पाद है कितना बढ़ गया, कुल उत्पाद मेरे पास हो गया 24। जो मेरे पास है कुल उत्पाद कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक, तो अब मैं इसका अगर औसत निकालूंगा तो इसी को डिवाइड करूंगा 2 से, ये जो इकाई है 2 से डिवाइड किया आ गया, फिर 40 है। ठीक, 40 को 3 से करूंगा मेरे पास ये आ गया। ठीक, वैसे ही 50 है। ठीक है, 50 को 4 से किया तो इतना आ गया। ठीक है, तो हमें इस तरीके से समझना सारा हो क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये चीज। उसके बाद 56 है, तो फिर देखो 5 से डिवाइड किया है ना, 5 से डिवाइड किया मैंने, तो ये देख के चलना है। अब यहाँ पे जितना भी ऐसे 10 है, 12 है, 13.33 है, 12.50 है, 11.20 है, 9.5 है, 9.50 है, तो यहाँ से जो बढ़ता जा रहा है ना, ठीक, ये देखते हुए चलना है हमें कि कितना कितना बढ़ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हर इकाई के बढ़ने पर, हर इकाई के बढ़ने पर हमारा ये जो उत्पादन जितना बढ़ जा रहा है हम उसको बोलते हैं सीमांत उत्पाद बोलते हैं इसको। ठीक है, इस बात को थोड़ा याद रखिए। चलो अब सुनो, ये इसका जो ग्राफ है भाई इसे याद कर लो, मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब सुनो, तुम्हें एक ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ जो समझना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक, चलो देखो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक फैक्ट्री है, मेरी एक फैक्ट्री है। ठीक है, उस फैक्ट्री में 10 मशीन है, उस फैक्ट्री में बस क्या 10 मशीन है। ठीक, मैं कह दूं पहले अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 वर्कर लगाए हुए थे तो 5 के हिसाब से सिर्फ 5 मशीन काम कर रही होगी। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने मान लो कि 3 लेबर और बढ़ा दिए। ठीक है, तो अब क्या मेरे पास है, टोटल 8 हो जाएंगे ना, जो टोटल मेरे पास काम करने वाले लोग हैं वो क्या 8 हो जाएंगे, तो काम थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक, यहाँ पर अगर मान लो कि 500 इकाई हो रही थी, यहाँ पे 860 बनेगी। अगर यहाँ पर 560 बन रही थी, यहाँ पे कितनी फिर 860 बन जाएगी। वैसे ही अगर अगली बात कर दूँ तो तीसरा है। ठीक, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 और बढ़ा दूँ, ठीक, चलो 4 छोड़, मैं क्या 2 और बढ़ा दूँ, तो टोटल कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पर शर्ट कितनी बचेगी, 1000 शर्ट बनेगी। तुम जरा गौर से देखो यहाँ पर 10 की 10 मशीन यूज हो रही है। ठीक,
यहाँ पर क्या हुआ, 10 की 10 मशीन यूज हो रही है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे दो दो लेबर और बढ़ा दूं, अब क्या होगा, मशीन तो 10 की 10 ही है, ठीक। ये जो दो लेबर और बढ़ गए हैं, इनका खर्चा बढ़ जाएगा, टोटल 12 हो गए, ठीक। शर्ट मेरे पास 1000 की 1000 ही बन रही है, क्योंकि मशीन ही तो नहीं है मेरे पास, ठीक। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आएगी कि जब ना हम अपने मशीन से ज्यादा जब लोगों को बढ़ा लेते हैं, तो जो हमारे पास उत्पादन है वो क्या घटना शुरू होता है। इसको ये माना जाता है कि ये जो दो एक्स्ट्रा लोग आ गए ना, ये अब इस 10 लोगों को परेशान करेंगे, ऐसा मान लो, ठीक है। ये जो दो लोग जो आ गए, ये क्या 10 लोगों को परेशान करेंगे, और जब इन 10 लोगों को परेशान करेंगे, वो ढंग से काम कर नहीं पाएंगे, और अगर ढंग से काम नहीं कर पाएंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको, कि जो हमारे पास जो हमारी लागत है वो क्या बढ़ जाएगी, ठीक। अगर मेरे को मैं अगर 1000 शर्ट ही बना रहा हूँ और वो 10 लोग बना ले रहे हैं, तो मुझे 12 लोगों की जरूरत ही क्या है यहाँ पे, ठीक। इसीलिए अब सुनो इसके आगे, हम अगली बात करते हैं बस है कि ह्रासमान सीमांत उत्पादन का नियम, ठीक है, तथा परिवर्ती अनुपात का नियम। हमें दो चीज समझना है, ठीक है। बस जो ह्रासमान सीमांत उत्पादन का नियम क्या बोलता है, कह रहे इस नियम के अनुसार अन्य साधन का प्रयोग स्थिर रहने पर, मेरे पास जितने भी संसाधन है, अगर उन सबको हम कुछ ना छेड़े, ठीक। कह रहे पर यदि एक परिवर्ती कारक के प्रयोग में वृद्धि की जाती है तो एक स्तर के बाद सीमांत उत्पाद घट जाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, कि यहाँ पे जो मेरे पास ना जो प्रोडक्शन है वो घटना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या होता है, पहले यहाँ पे कितना बढ़ा, पहले यहाँ से बढ़ा कितना, 4 बढ़ा, ठीक है। फिर कितना बढ़ा मेरे पास, फिर यहाँ से मेरे पास जो बढ़ा 4 से मतलब टोटल कितना हो गया, यहाँ बढ़ा मतलब 2 बढ़ा, ठीक है। फिर क्या हमारे पास यहाँ से देखो, यहाँ से घटना शुरू हो गया, यहाँ तक बढ़ा है, ये बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है, यहाँ तक बढ़ा है। लेकिन अब क्या हुआ, 16 से दोबारा 10 हो गया, यहाँ घटना शुरू हो गया, ठीक। तो वही बोला जाता है कि अगर मशीन मेरे पास उतनी है और तुम अगर लोग बढ़ाते रहोगे ना, जो तुम्हारा सीमांत उत्पाद है, मतलब कि जो प्रति इकाई उत्पाद है, ठीक है, जो हमारे पास प्रति इकाई उत्पाद है, वो क्या घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रख के चलो। अब सुनो दूसरी बात, परिवर्ती अनुपात का नियम क्या बोलता है, कह रहे कि इस नियम के अनुसार यदि अन्य कारक का प्रयोग स्थिर रखें, जितनी भी चीज मेरे पास है अगर सबका उपयोग में स्थिर रखता हूँ, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करता हूँ, तो किसी परिवर्ती कारक की इकाई बढ़ाई जाती है तो कुल उत्पाद, अगर बार बार मैं सिर्फ परिवर्ती इकाई को बढ़ाऊं, ठीक है, मशीन वगैरह ना बढ़ाऊं, सिर्फ लेबर बढ़ाता रहूं, तो तीन चीज हो सकती है, ठीक। पहले मेरे पास है, इसको बोलते हैं वृद्धिमान प्रतिफल, पहले क्या होगा, जो हमारा उत्पादन है वो बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है, जो ह्रासमान प्रतिफल उत्पादन, उत्पादन मेरा घटना शुरू हो जाएगा। फिर तीसरा मेरे पास आएगा, इसको बोलते हैं ऋणात्मक, ठीक है, माइनस में आ जाएगा, जो हमारा उत्पादन है वो क्या है, माइनस में आ जाएगा। तीन अवस्था समझनी है हमें, ठीक है। यहाँ देखो हमें क्या समझना है, तीन अवस्था। मेरे पास पहली अवस्था यहाँ से है मान लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक। दूसरी मान लो यहाँ से यहाँ, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और तीसरे में क्या, यहाँ से घटनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये तुम्हारा माइनस में पहुंच जाएगा, ये तुम्हारे क्या घटनी शुरू हो जाती है, इसको याद रख के चलना है, ठीक है। अब सुनो, हम अगली बात करते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट है। हाँ भाई, ये रहा, थ्री स्टेज ऑफ मेरे पास रिटर्न है, ठीक। हम जो पहले को बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं, तीसरे को क्या क्या बोलते हैं, ठीक। मेरे पास क्या है कि जैसे हरा वाला है, ठीक है, तुम यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, इसमें क्या हुआ है, इसको बोलते हैं बढ़ता वर्धमान फल, ठीक है। स्टार्टिंग में बढ़ा है, ठीक है, फिर इसके बढ़ चुका है, अब जब एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा, यहाँ से तुम्हारा क्या घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें से उसका है ये घटना शुरू होगा, थोड़ा एक बार ना, ये तुम्हारे पास है, हाँ भाई, यहाँ से क्या है, यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से घटना शुरू होगा, ठीक। लेकिन अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ये तो टीपी हो गया, ये हो गया टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, ये टीपी हो गया, ठीक है। लेकिन जो एपी है वो क्या होता है, ये पहले ये देखो यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ देखो एक बार, ये हमारे पास क्या देखो, यहाँ से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते, ठीक है, एक पॉइंट ऐसे यहाँ से घटना शुरू हो गया वो, ठीक। वैसे ही मेरे पास जो, जिसको लेबर की बात करते हैं, ठीक, जो वेरिएबल कॉस्ट है, पहले यहाँ से बढ़ा, फिर घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, जब ये तुम्हारा मैक्सिमम पहुंच जाएगा, जब तुम्हारा यहाँ पे अधिकतम होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, जब तुम्हारा अधिकतम होगा तो ये तुम्हारे पास क्या है, जीरो पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये तुम्हारा घटना शुरू होगा, यहाँ से यहाँ घटना शुरू हुआ, ये तुम्हारा क्या है, माइनस पहुंच गया अपने यहाँ पे, ठीक। अब सुनो, बात करते हैं कि परिवर्ती अनुपात का नियम का कारण क्या है, ठीक। ये इस नियम के पीछे कारण होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास होता है क्या कि देखो, अच्छा इसमें बोलता क्या क्या है वो, यदि कारक अनुपात क्या है, फैक्टर प्रपोर्शन क्या होता है,
कह रही है उस अनुपात को बताता है जिसमें निर्गत उत्पादन के लिए 2 कारकों को संयोजित किया जाता है। मैंने कहा था कि अगर 10 लेबर है, ठीक है, तो 10 लोगों की जरूरत, मतलब अगर 10 मशीन है तो 10 लेबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो जो कारक ये बताता है कि हमें जितने लोगों की जरूरत है उतने ही लोग होने चाहिए, ठीक। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, ठीक। तो स्टार्टिंग में, प्रारंभ में उत्पादन के स्थिर कारक का अल्प प्रयोग होता है, इसलिए जैसे जैसे हम परिवर्ती कारक की मात्रा में वृद्धि करते हैं, देखो ये कहना है कि स्टार्टिंग में क्या अल्प प्रयोग हुआ, स्टार्टिंग में 10 मशीन थी और 8 लोग थे, तो उत्पादन ये जो कारक है इसका कम उपयोग होता। तो जैसे हम परिवर्ती कारक की मात्रा को बढ़ाते हैं, ठीक है, तब स्थिर तथा परिवर्ती कारक के समन्वय जो उनका जो एक मेल जोल है, ठीक है, 10 के 10 पहुंच जाते हैं। जैसे पहले था ना, पहले 8 था और 10, मेरे पास देखो मशीन 10 थी और लेबर कितने थे, लेबर थे 8। तो इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि तथा परिवर्ती कारक की समन्वयता में सुधार आता है, ठीक, और कारक अनुपात के लिए अधिकाधिक उपयुक्त हो जाता है तथा सीमांत उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे क्या था, जब ना हम लेबर बढ़ा देंगे, ठीक है, लेबर के माना मान लो कि 2 और प्लस कर दिया, तो 10 हो गए, तो 10 ये भी है 10 ये भी है, दोनों के पास क्या है, 10-10 है। तो ऐसा अगर हमारे पास होता है, ठीक है, उस टाइम हमें करना क्या है, ठीक, उस टाइम एक ही लॉजिक काम आता है कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या, परंतु अनुपात के एक विशेष क्या ना विशेष स्तर के बाद, एक पॉइंट के बाद क्या होगा, उत्पादन प्रक्रम परिवर्ती आगत के साथ अत्यंत अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है जितना मेरे पास मशीन है, 10 मशीन है, 10 लोग हैं, तो ये पूरा बराबर हो गया, ठीक है। तो स्थिर कारक की तुलना में परिवर्ती कारक बहुत ज्यादा हो जाता है, होता है। जो मेरे पास स्थिर कारक है, जो मशीन है, जो मशीन है, और जो परिवर्ती कारक है, जो लोग हैं, ठीक, उत्पादन के सर्वोत्तम अनुपात बिगड़ जाता है, कारण सीमांत अनुपात के गिरना शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा कि जो हमारा जोड़ा बनता है, ठीक है, कि हमें 10 मशीन है तो 10 लोग होंगे, एक पॉइंट की बात क्या होता है, वो जोड़ा हमारा क्या बिगड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब मेरे पास अगला है कि अब ना कुल उत्पादन या फिर सीमांत उत्पादन सबके हम कर्व के बारे में देखेंगे कि किसका कर्व कैसा कैसा बनता है, ठीक है। तो पहले हमारे पास कुल उत्पादन कर्व है, ये हमेशा तुम्हारा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ऐसा जाएगा, और एक पॉइंट के बाद क्या घटना शुरू हो जाता है, ठीक। दूसरी बात करते हैं सीमांत उत्पाद के बारे में, ठीक है। जो सीमांत उत्पाद है, ठीक, इसका कर्व कैसा बनता है, देखो जो मेरे पास है, अगर औसत, हाँ भाई सीमांत उत्पाद, तो पहले यहाँ से बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ठीक है, और घटना शुरू का घट और नीचे आ जाएगा इस तरीके से। और जो मेरे पास औसत उत्पाद है, वो हमेशा क्या होता है, पहले तुम्हारा इससे नीचे होगा, पहले तुम्हारे सीमांत उत्पाद से नीचे होगा, ठीक है, और जब तुम्हारे यहाँ से घटना शुरू होगा तो जिस पॉइंट से ज्यादा घट जाएगा ये, वहां से भी घटना शुरू होता है। तो मैंने इसके कर्व को याद कर लेना है, ठीक है। इसमें ज्यादा ना, ये तुम्हारे पास रिवीजन टाइप है, तो इसको बस याद करके चलना भी क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या नहीं होता है, ठीक। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन देख लो जो क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांस होते हैं, ठीक। तुम्हारे पास आएगा, बोलेगा एपी और टीपी, ठीक है, इसमें रिलेशन बताओ, संबंध बताओ, ठीक है, कौन कब बढ़ रहा है कौन कब घट रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो कि एपी और एमपी में, ठीक, और मान लो कि टीपी, पता मान लो कि एपी, ठीक है, एमपी और टीपी, इन तीनों के बीच में हमेशा संबंध आने के चांस होते ही होते हैं कि हाँ भाई एक ना एक संबंध जरूर आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, हाँ भाई देखो एक क्वेश्चन और जो बनता है, कह रहे कि पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रख के चलना है कि यदि निर्गत दोगुना हो जाता है तो स्थिर क्या है कि उत्पादन का फलन स्थिर अनुमापी करता है। इस पूरे का मतलब है कि हम जितना जितना उत्पादन बढ़ाएंगे, ठीक है, हमारे पास देखो हम जितने आगत को बढ़ाते हैं, जितना हम कच्चे माल को बढ़ाएंगे, ठीक, ठीक उसी तरीके से जो हमारा तैयार माल है वो भी क्या बदलता रहता है, ठीक। अगली बात करते हैं लागत के बारे में, हमने उत्पादन के बारे में बात कर ली है, अब लागत के बारे में बात करते हैं, लागत क्या क्या होता है, ठीक। तो पहले बोलते हैं अल्पकालीन लागत, इसका मतलब है कि अल्पकाल उत्पादन के कुछ कारकों में परिवर्तन नहीं लाया जाता अतः वे स्थिर रहते हैं। अल्पकाल लागत वो होते हैं जो एक तरीके से बोलो भाई कि हम कुछ कुछ परिवर्तन लेके नहीं आ रहे और बिना परिवर्तन लेके आए हमारे पास क्या है कि एक मान लो लागत लग रही है, ठीक, कह रहे कि अल्पकाल में उत्पादन के कुछ कारकों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता अतः वह स्थिर रहता है, ठीक। तो इसमें कुछ बात और देख लो, अरे कुल स्थिर लागत क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक।
कुल स्थिर लागत का मतलब कि अगर मैं उत्पादन कर रहा हूँ तो ऐसा कौन सा खर्चा है जो मेरा होगा ही होगा, ठीक। उसी को बोलते हैं कुल स्थिर लागत। अगला कुल परिवर्ती लागत। अगर मैं कुल स्थिर लागत को, ठीक, प्रति इकाई के हिसाब से देखूं कि प्रति इकाई पे मेरा कितनी लागत पड़ रही है, ठीक है। ये फिर मान लो कि मात्रा को बढ़ाने पर जितनी मेरी कुल, अच्छा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना, ठीक है ठीक है, एक मिनट को, कुल परिवर्ती लागत है। तो कुल परिवर्ती लागत ये कह रहा है कि अगर मैं अपने उत्पादन को बढ़ाता हूँ या घटाता हूँ तो मेरी लागत कितनी बढ़ जाएगी या कितनी घट जाएगी, उसी को बोलते हैं कुल परिवर्ती लागत, ठीक। तो देखो इसमें क्या लिखा है, यह उन कारकों की लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा बदलने पर बदलते रहते हैं। क्या बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगी और घटाऊंगा तो घट जाएगी। अगला है पास बोलते हैं कुल लागत। कुल लागत का मतलब क्या है, एक फर्म का जितने भी मेरे पास कुल स्थिर लागत और परिवर्ती लागत, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, जो मेरे पास निकल के आएगा हम उसी को क्या बोलते हैं, कुल लागत बोलते हैं, ठीक है। लिखा ना देखो, कुल लागत बराबर कुल परिवर्ती लागत प्लस कुल स्थिर लागत, इस तरीके से। वैसे अगली बात करते हैं उसके औसत स्थिर लागत क्या होता है। अगर मैं कुल स्थिर लागत को उसकी उत्पादन की इकाई से अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, कुल स्थिर लागत आएगा, ठीक। अगली बात सुनो, औसत स्थिर लागत, ठीक है। अच्छा औसत परिवर्ती लागत, क्या है, औसत कुल परिवर्ती लागत। अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को उसकी इकाई से डिवाइड कर दूं तो जो मेरे पास आंसर आएगा हम उसे बोलते हैं औसत कुल परिवर्ती लागत बोलते हैं। अगला पास है अल्पकालीन औसत लागत क्या होता है, ठीक। तो जो मेरे पास कुल लागत है, अगर हम कुल लागत को उसकी इकाई से डिवाइड करते हैं, ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्पकालीन औसत लागत, ठीक। और मेरे पास अगला क्या है, अल्पकालीन सीमांत लागत। तो कुल लागत में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक, और साथ में जो मैंने जो इकाई लगाई है, ठीक है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं, जो मेरे पास आएगा उसे हम बोलते हैं अल्पकालीन सीमांत लागत। तो मैं सारे फॉर्मूले याद रख के चलने, बिना फॉर्मूले के तुम्हें इसके क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, ठीक है। अब सुनो, हमारे पास पूरी पूरी टेबल है, ठीक। किसको कैसा निकाला जाता है ये समझा दे रहा हूँ। पहला, अगर बात करें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये तुम्हारा हमेशा स्थिर रहेगा, 20 है, सब जगह तुम्हारा 20 ही 20 रहेगा, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये कैसे निकलता है, हर इकाई पे, ठीक है। तो इसको जोड़ा ये आ गया, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा ये आ गया, इन दोनों को जोड़ा ये आ गया, ठीक। तो अगर मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टीएफसी टीवीसी अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ मेरे पास क्या आती है, टोटल कॉस्ट आ जाती है। अगर हम इतना निकाल पाते हैं तो इसके बाद सारा का सारा निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे कैसे हम करते हैं इसको, आप सुनो। तो अगर मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई है, ठीक है, तो या फिर मान लो कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, तो इसको मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ जरा गौर से देखो एक बार। मैं कह रहा हूँ कि अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को मैं इसको इकाई से, ये जो यूनिट है ना ये, इससे अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरे पास है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको इकाई से डिवाइड कर दो, आंसर, ठीक। और अगर सिर्फ एवरेज कॉस्ट निकालना है, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट को, ये जो मेरे पास टोटल कॉस्ट है ना यहाँ पे, ये टोटल कॉस्ट, अगर इस टोटल कॉस्ट को मैं इकाई से डिवाइड कर दूं तो जो मेरे पास आंसर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज कॉस्ट बोलेंगे। अगली बात करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये वाला जो एमसी कैसे निकालता है। मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है, ठीक। जो तुम्हारा टोटल कॉस्ट है, ठीक, अगले में से पिछला माइनस करते रहो। जैसे मान लो कि ये निकाला, 30 में से 20 माइनस कर दिया, ठीक है, किया ना मैंने, इस वाले में से इसको माइनस किया। अब मान लो मुझे यहाँ वाला निकालना है, मतलब ये निकालना है 8, तो इसके पिछले में से अगला माइनस कर देंगे, ठीक। 38 में से मतलब अगले में से पिछला माइनस कर दिया, फिर इसमें से इसको माइनस कर दूंगा मैं, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, या देखते रहो, ठीक। तो इस तरीके से बस हो जाएगा। तुम्हें इस टेबल को एक बार ढंग से बनाना है, ठीक है। तुम्हें जैसा दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है वैसा करो, लेकिन भाई इसको सॉल्व जरूर करना एक बार। अब सुनो, अब मेरे पास कुछ कुछ कर्व है वो देख लो। पहले पास है कुल स्थिर लागत का कर्व कैसा होता है, ऐसा बना होता है, ठीक है। और कुल परिवर्ती लागत की आकृति कैसी होती है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ये पहले बढ़ती है, हल्की बैलेंस होती है, फिर ऊपर बढ़ जाती है, इस तरीके से, ठीक। और जो अगला मेरे पास है कि कुल लागत, ठीक है, कुल लागत और कुल परिवर्ती लागत। तो ये मेरे पास कुल परिवर्ती लागत है, ठीक है, इसके वजह से कुल लागत है। इसके जो बीच का अंतर होता है, ठीक है, ये बस होता है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुल स्थिर लागत का अंतर होता है।
ठीक है। अगली बात मेरे पास है ये कि बस औसत स्थिर लागत क्या होती है, ये पहले बढ़ी होती है, घटते 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 घट जाती है, लेकिन कभी जीरो नहीं होती, ये कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है। अगली बात हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ये पहले कम होता है, ठीक है, धीरे धीरे बस के बढ़ जाता है इस तरीके से। ठीक है। अगला औसत लागत बोलते हैं, ठीक है, औसत परिवर्ती लागत जो मेरे पास है, तो औसत परिवर्ती लागत भी ऐसे ही पहले घटा होगा फिर उसके बाद में उससे बढ़ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट मेरे पास है, अच्छा एक बात और मैं बताऊं, जितने बताया ना इन सब में तुम्हें संबंध याद कर लेना, एग्जाम में 4 मार्क्स तक का पक्का आता है कि हाँ भाई ये आना ही आना है। ठीक है। अगला सुनो, हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये अल्पकालीन अल्पकालीन औसत लाभ, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म कॉस्ट के बारे में बात कर। देखो ये जितने करवे नहीं, जैसे बस पहला है कि अल्पकालीन सीमांत लागत है, ठीक है, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, ये हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है। और दो कर्व, एक में बस ये कर्व हो गया। ठीक है। इसे बोले अल्पकालीन औसत लागत। ठीक। और दूसरे पास क्या है, अल्पकालीन परिवर्ती लागत है। ठीक। इन बातों को याद रख लो और तुम्हारा कर्व बन जाएगा। एग्जाम में कर्व बनाना आता है और इसके संबंध लिखने को आते हैं। ठीक है। तो जितना बता रखा है ना इन सब में संबंध याद जरूर करना है, अपनी उठाना, ठीक है, और रट्टे मारना उसको आराम से। अब सुनो, बात करते हैं दीर्घकालीन औसत लागत क्या होती है। सिंपल सा है, कुल लागत को उसकी इकाई से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दीर्घकालीन सीमांत लागत, तो कुल लागत में जो परिवर्तन हुआ है वो निर्गत में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक। कुल लागत में जो परिवर्तन हुआ है और जो मैंने इकाई में जो मैंने सामान लगाया है, ठीक है, अगर उसमें जो मेरे पास है, ठीक है, कहना कि डेल्टा टोटल कॉस्ट अपॉन में डेल्टा जो क्वांटिटी है वो, ठीक, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे दीर्घकालीन सीमांत लागत। ठीक। अब सुनो, दीर्घकालीन लागत वक्रों का आकार कैसा कैसा होता है। ठीक है। पहले को बोलते हैं वृद्धिमान पैमाने के प्रतिफल। ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैं जितना सामान लगा रहा हूँ उससे दुगना 3 गुना ज्यादा पैसे, मतलब उससे दुगना या 3 गुना सामान बन के निकलता है। ठीक है। मान लो मैं सिर्फ 10 लेबर लगाए हैं, ठीक है, तो ये 20-30 के मतलब 30 के बराबर काम कर दे रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वृद्धिमान, ठीक है, पैमाने के प्रतिफल। दूसरे पास है स्थिर पैमाने के प्रतिफल। इसका मतलब होता है कि जितना मैंने सामान लगाया है, जितना मैंने कच्चा माल लगाया है, ठीक है, उतना ही मेरे पास क्या है, तैयार माल बन के निकलेगा। अगली बात करते हैं ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल। ह्रासमान पैमाने का जो प्रतिफल है ये हमें बताता है कि जितना हमने माल लगाया है, ठीक, उससे हमेशा कम सामान बन के निकलेगा। ठीक है। पता है इसके अंदर क्या, सामान की बर्बादी ज्यादा होती है। ठीक है। अगला सुन लो। हाँ भाई, ये दोनों कर मेरे पास है। ठीक है। दीर्घकालीन सीमांत लागत है और दीर्घकालीन औसत लागत है। ठीक है। ये दोनों बने हुए हैं, इसको याद कर लेना भाई कैसे कैसे होता है। ठीक। अब सुनो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, मैं तुम्हें इसमें जितने भी टॉपिक बताए ना, ठीक, और जितने भी इसके अंदर जो नोट्स हैं वो सारे के सारे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है। वहां तुम्हें एक लिंक मिलेगी, और लिंक नहीं मिलती है तो कमेंट कर देना। ठीक है। मैं तुम्हें तुरंत लिंक शेयर कर दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पूरे वीडियो को एक बार इसके नोट्स पढ़ने के बाद दोबारा देख लेना, ताकि तुम्हें इस चैप्टर को समझने में आसानी हो जाए। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।